हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न ऑनलाइन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी तैयारी 3 क्लास 9 to 10 में पूछे गए प्रश्न पत्रों को एनालिसिस करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी। ये एग्ज़ाम 21 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का एनालिसिस। अब देखते हैं पहला सवाल। चलिए आज का पहला सवाल, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया था। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? 2.9%, 2.4%, 3.0%, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका विकल्प नंबर बी, 2.4%। हम सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग आप देखेंगे तो 2.4% है। ठीक है, विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला सवाल भी आसान सा सवाल पूछा गया था कि भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो याद रखना है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर है। जबकि द्वीपों सहित, द्वीपों की अगर हम बात करें, द्वीपों की भी अगर तटरेखा की लंबाई जोड़ लें तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 7516 किलोमीटर है। लेकिन नया पुनर्मूल्यांकन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी तटरेखा की लंबाई बदल चुकी है। अब अगर बात पूछा जाए कि मुख्य तटरेखा और साथ ही साथ द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, ये जब नया पुनर्मूल्यांकन किया गया है, फिर से अगर इसकी तटरेखा की लंबाई मापी गई है तो संशोधित जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो क्या है? 11,098.81 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप पूछा जाए कि नया जो डेटा जारी किया गया उसके अनुसार कितनी लंबाई है, तो आपको ये डेटा बताना है। ठीक है, 11,098.81 किलोमीटर। वैसे इस टॉपिक पर डिटेल्स हमने एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, इंदिरा पॉइंट की विशेषता है। क्या विशेषता है ये आपको बताना है। वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है। यह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। एक से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, एक से अधिक। यहाँ पे विकल्प देखेंगे सही है। वर्तमान समय में यह दृष्टिगत नहीं है, बिल्कुल सही है। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये भी सही है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये भी कथन सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट था। इस बिंदु के पहले नाम पिग्मोलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से जानते थे। 1984 में इंदिरा गांधी के दौरे के बाद इसका नाम बदल दिया गया था और 10 अक्टूबर 1985 में से नया नाम दिया गया था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते चलिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर डी। बाकी ध्यान रख सकते एक चीज़ और यहाँ पे, अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है, जब सबसे बात करें पश्चिम बिंदु कौन सा है, तो गुहार मोती हो जाएगा। ठीक है, जबकि सबसे पूर्वी बिंदु को कहते हैं किबुथु। ठीक है, और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो यहाँ पे है आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। तो इन चारों पॉइंटों को, पांचों पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा, ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये मेघालय राज्य में स्थित है। और पता होगा कि गारो में ही नौकरेक जो आपका वन्य अभ्यारण्य है यहीं पे स्थित है, जबकि खासी में स्थित है आपका मासिनराम, जो दुनिया का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पूर्वारोपित घाटियों में से होकर के बहती हैं? बताना है कि कौन सी नदियाँ पूर्वारोपित घाटियों में से होकर के बहती हैं। सतलज तथा सिंधु, दामोदर तथा गोदावरी, तुंगभद्रा तथा चंबल, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे एक वर्ड को समझना होगा कि पूर्वारोपित घाटियाँ क्या होती हैं। तो याद रखिएगा, वे नदियाँ जो हिमालय निर्माण के पहले से बहती थीं, वे नदियाँ
जो हिमालय के निर्माण से पहले बहती थी तथा अपनी धाराओं की दिशा में उचित स्थलों, जैसे कोई स्थान उठ गया हो, है ना, जैसे कि पर्वतों को काट करके वहाँ पे गौज अथवा महाखंड बना करके ये प्रवाहित अभी भी वहाँ पे हो रही हैं। ऐसे नदियों को कहा जाता है पूर्वारोपित घाटियों से होकर बहने वाली नदियाँ। ठीक है, मतलब सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वो नदियाँ जो कि समय के पहले भी बह रही थी और आज भी बह रही हैं, लेकिन जैसे पहले क्या था, जैसे मान लेते हैं कि कोई स्थान से नदी यहाँ कोई बह रही होंगी पहले, अब यहाँ से क्या हुआ, कोई स्थान उठ गया इस तरीके से, तो अब नदियाँ क्या करेंगी, अब यहाँ पर नदियाँ अभी भी बहेंगी, लेकिन कैसे, इस पहाड़ को काट करके गौर्ज बना करके फिर भी नदियाँ वहाँ पर बहना शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यही कहा जाता है इसे पूर्वारोपित घाटियाँ में बहने वाली नदियाँ। ये कौन सी नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं सिंधु और सतलज। ठीक है, आसान भाषा में आप लोग को समझा दे तो ये कह सकते हो आप कि पूर्वारोपित नदियाँ वे हैं जो पर्वत निर्माण से पहले बह रही थी और पर्वत उठने के बाद भी अपना मार्ग नहीं बदला है। क्यों नहीं बदला, कैसे नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने क्या बना लिया वहाँ पे बना लिया है गौज या फिर महाखंड बना लिया है, गड्ढा एक काट करके क्षेत्र बना लिया है, और अभी भी वो नदियाँ वहीं पर बह रही हैं। ठीक है, तीसरे की कौन सी नदियाँ हैं, सतलज और सिंधु हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि ऐसी जो नदियाँ होती हैं अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को काटते हुए अपनी पुरानी घाटी में प्रवाहित तो होती हैं। ऐसी नदियों के कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि सिंधु सतलज तो है ही है, गंगा तीस्ता ब्रह्मपुत्र भी इसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में नीरी कहते हैं, नागपुर के अनुसार भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण यांत्रिकी शोध संस्थान नीरी, याद रखिएगा नीरी का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है, तो ये नीरी का फुल फॉर्म ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये नागपुर के अनुसार भारत में बताना है कि भारत में उपलब्ध कितना जल प्रदूषित है, तो याद रखिएगा 70% जल प्रदूषित है भारत में नीरी के अनुसार। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा नीरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका नागपुर में 1958 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, नीरी की स्थापना 1958 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है। बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में मतलब बताना है कि सबसे पहले बड़ा कौन है या सबसे छोटा कौन है, ये घटते क्रम में आपको सही क्रम से लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो बेसिन क्षेत्र है गंगा का है, ये सभी को पता होगा भारत में। ठीक है, इसके बाद सिंधु का है, फिर गोदावरी का, सबसे से भी कम है कृष्णा का है। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है गोदावरी, वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो क्रम से लगाया जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये विकल्प बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है, और भारत में सिंधु नदी की कुल लंबाई देखेंगे तो 1114 किलोमीटर है। ठीक है, आकार एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण गोदावरी नदी के दक्षिणी गंगा एवं वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई आप देखेंगे तो लगभग 1400 किलोमीटर है। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, हमने बता ही रखा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किसने 1951 में प्रस्तावित किया कि मानसून ग्रहीय पवनों और दाब पेटियों का ऋतुवार स्थानांतरण मात्र है, हैले, फ्लोन, कोटेश्वरम, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्लोन का। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। ऐसी बातें किसने कही थी, फ्लोन ने कहा था। कब कहा था, 1951 में। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है, राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है। वर्ष 2021 के अनुसार आपको बताना है कि राज्यों तथा उनके भौगोलिक क्षेत्र के वनाच्छादित भाग के प्रतिशत के युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत आवरण देखने को मिलता है, प्रतिशत में सर्वाधिक आवरण कहाँ देखने को मिलता है, मिजोरम में, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तो 84% लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पे वन पाया जाता है। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक ही भी पाया जाता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 84% लगभग। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे मेघालय में 76% है, यहाँ पे वन कितना है, 76% है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे है
79% लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी विकल्प सही दिख नहीं रहा। सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सही हो जाएगा ई विकल्प। यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी युग्म सही नहीं है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लक्षद्वीप है, जहाँ पे 90% वन पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और सर्वाधिक क्षेत्रफल में बारे में बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कहाँ पाया जाता है तो ये है मध्य प्रदेश। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा उद्यान खबरों में इसलिए आया क्योंकि वहां अफ्रीका से लाकर 20 चीते छोड़े गए थे? बताना है कि कौन सा उद्यान खबरों में आया था क्योंकि वहां अफ्रीका से लगभग 20 चीते छोड़े गए थे। ठीक है, कुनो, केवलादेव, सरिस्का, एक सदी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे देखेंगे कौन सा है, कुनो उद्यान है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो कुनो उद्यान इसलिए खबरों में आया था क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका से ला करके 20 चीते छोड़े गए थे। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा ए, कुनो। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हुए चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में लाने की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछा है, निम्नलिखित राज्यों के जनसंख्या घनत्व 2011 के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है? घटते क्रम में बताना है। ठीक है, तो सर्वाधिक हम लोग जानते हैं कि बिहार में जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद पश्चिम बंगाल में, इसके बाद केरल में, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में। इस तरह का विकल्प आप देखेंगे तो विकल्प नंबर कहाँ दिखेगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बिहार में बात करें जनसंख्या घनत्व कितना है तो बिहार में जनसंख्या घनत्व 1106 है। कितना है? 1106 है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा बिहार में है 1106, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है आपका लगभग 1028 है। कितना है? 1028। जबकि केरल में आप देखेंगे तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 860 का है, जबकि उत्तर प्रदेश में इससे कम 829 है। तो इस तरीके से विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी पूछा था आसान सा सवाल कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या है, कितनी है? तो याद रखना है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 है। विकल्प नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार याद रखिएगा 933 था। वहीं बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात के बारे में तो कौन सा राज्य देखने को मिलता है? ये केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से किस चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है? ये तो भी आसान सा सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए? तो ध्यान रखिएगा, विकल्पों में से पर्वत चोटियों में से एवरेस्ट चोटी को प्रादेशिक भाषा में सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगला सवाल देखिए, भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? भूटान में स्थल का कितना भाग हिमनदों से आच्छादित है? लगभग 3%, लगभग 9%, लगभग 5%, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, भूटान में स्थल का लगभग 3% भाग हिमनदों से आच्छादित है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही है। ये भी याद रखिएगा, भूटान का लगभग 72% हिस्सा जो है ना जंगलों से ढका हुआ है। ठीक, और भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भूटान में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ, चावल, बाजरा? तो याद रखिएगा, भूटान का मुख्य खाद्य फसल है चावल। भूटान में उत्पादन की जाने वाली खाद्यान्न फसल चावल, गेहूँ, जौ, मक्का भी है। ठीक है, तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे खाद्य फसल हो जाएगा चावल। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, भूटान का जो जलवायु है ना बहुत ही ठंडा है और यहाँ पे वर्ष भर कठोर सर्दी पड़ती है यहाँ पे भूटान में। ठीक है, और ये भी याद रख सकते हैं कि भूटान के घरेलू अनाज की खेती में चावल का हिस्सा लगभग 43% है। अगला सवाल है, श्रीलंका अति संपन्न है किसमें? लौह अयस्क में, सोने में, या फिर कोयला में, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर ई। ध्यान रखिएगा, श्रीलंका में आप देखेंगे तो यहाँ पे
कोई भी खनिज जो है ना बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, तो किसी भी खनिज में ये संपन्न अति संपन्न नहीं है। कुछ मिलता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, जैसे कि लॉयस, ग्रेफाइट, हीरा, नीलम, अभ्रक, एमलिनाइट, ये सब बहुत ही कम मात्रा में मिलता है। और यहाँ पर कोयले का तो बिल्कुल अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई भी अति संपन्न नहीं है यहाँ पे खनिज के बारे में बात करें तो। सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? यांगोन है, मांडले है, नैप्यिताओ है, या फिर एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आसान सवाल है, सभी को पता होगा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि म्यांमार का मुद्रा के बारे में बात करें तो म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ठीक है, और म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी? बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर कितनी थी, आपको बतानी है। तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में प्रति 1000 व्यक्तियों पर 2022 में जन्म दर 17.067% थी। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं तथा देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितनी है और देशांतर रेखाओं की संख्या क्या है? एक 360 है, 180 है, अनंत है, एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो सवाल थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप का है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। जबकि अब देखें अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दक्षिण में 89 और उत्तर में भी 89। ठीक है, और एक आप देखेंगे भूमध्य रेखा। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से कोई विकल्प में तो दिख नहीं रहा, तो सही आंसर क्या होना चाहिए? फिर विकल्प नंबर हो जाएगा यहाँ पे ई सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है तुलनात्मक मापक की विशेषताएं क्या होती हैं? तुलनात्मक मापक की विशेषताएं क्या है? यह दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापक इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न एक होता है। एक से अधिक होगा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सवाल का जवाब देने के लिए थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पहला विकल्प के बारे में, दे रखा है कि यह दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। ये कथन सही है, ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक मापक की विशेषताएं क्या होती हैं? ये दो या दो से अधिक सरल मापकों का संयोग होता है। ये कथन सही है। बात करें विकल्प बी का, प्रत्येक सरल मापक भिन्न भिन्न मापक इकाइयों की प्रणालियों को दर्शाता है। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुलनात्मक मापक जो इकाइयाँ होती हैं ना, एक ही निरूपक भिन्न भिन्न पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कथन भी गलत है। वही बात करें विकल्प सी का, सभी सरल मापकों का प्रदर्शक भिन्न एक होता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, तुलनात्मक मापनियों एक ही निरूपक भिन्न पर बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं सही है यहाँ पे विकल्प नंबर सी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर कह सकते हैं कि डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बताना है बिहार के किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दरभंगा, जमुई, सारण, एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बिहार के जमुई जिले में बॉक्साइट जो है ना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे 20 सही होगा। बॉक्साइट मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों और रोहतास में भी पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला सवाल क्या पूछा है? काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण हुआ है। काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण कहाँ पे हुआ है? दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा, ग्रेनाइट के अपक्षय के द्वारा, हिमालय के वन क्षेत्रों में एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, काली कपास वाली मिट्टियों का निर्माण दक्कन लावा के अपक्षय के द्वारा हुआ है। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? बताना है निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से पूरी तरह से प्रभावित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो चंबल बेसिन सबसे ज़्यादा मृदा क्षरण से प्रभावित हुआ है। ठीक है, शिवालिक या दक्षिणी ढलान, बात करें यहाँ पे
क्योंकि शिवालिक का जो शिवालिक पर्वतमाला है ना, इसकी दक्षिणी जो ढलान है ये वनों से रहित है, जिसकी वजह से यहाँ भी मृदाच्छादन अच्छा खासा देखने को मिला है, तो ये भी सही है। और साथ ही साथ छोटा नागपुर का जो हाईलैंड है ना, ये भी देखेंगे तो मृदाच्छादन से प्रभावित है। इस तरह से विकल्प नंबर डी बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ डी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कॉफ़ी या कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है? सभी को पता होगा नीलगिरी जो है ना, ये कहवा कॉफ़ी उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो बी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है, जो कि आरंभ में ये यमन से लाई गई थी। ठीक है, और बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगाई गई थी। अगला सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है? बताना है कौन सी परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। मायूराक्षी, जवाहर सागर बांध, नागार्जुन सागर, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा नागार्जुन सागर बांध, ये जो है ना परियोजना, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नागार्जुन सागर बांध। ठीक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। यह परियोजना वर्ष 1969 में पूरी हुई थी, और देखेंगे तो ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 124 मीटर है, ये भी याद रख सकते हैं। वहीं बात करें मायूराक्षी परियोजना के बारे में, तो ये मायूराक्षी परियोजना ये पश्चिम बंगाल एवं झारखंड दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। वहीं बात करें जवाहर सागर बांध के बारे में, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, भारत में वर्ष 2023 मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? भारत में मत्स्य उत्पादन का अग्रणी प्रदेश कौन सा है? तो ये तो आसान सवाल है, सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ये डेटा 2023 के अनुसार देखेंगे तो आंध्र प्रदेश का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया था, भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये भी आसान सा सवाल था, सभी को पता होगा इस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से भारत में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक जो करता है वो पंजाब है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर जब पूछा जाए ना आपसे, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से भारत में गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है, तो पंजाब करता है। लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल क्या पूछा है, भारत में मैग्नीज एस का वर्ष 2023 के अनुसार में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में मैग्नीज एस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही होगा, ध्यान रखिएगा। भारत के कुल मैग्नीज आरक्षित भंडार का 44% सुरक्षित भंडार उड़ीसा राज्य के पास है, याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? बताना है, निम्नलिखित ऊर्जा समूहों में से कौन सा समूह गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत है जो कि हम परंपरा से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अब हाल ही फिलहाल हम लोगों को सीखे हैं। ठीक है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है ना, ये सभी गैर परंपरागत के स्रोत हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा के स्रोत जो नवीकरणीय हो सकते हैं, जिसको नवीकरण किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा को ही गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत अनवीकरणीय स्रोत का भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही दिख रहा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है, जबकि आप देखेंगे तो कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सभी परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए। सवाल है, पेट्रोलियम क्षेत्रों और उनकी स्थिति वाले राज्यों के युग्मों के बीच निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है? हुगरीजान तेल क्षेत्र आसाम, कलोल तेल क्षेत्र गुजरात, लुनीच तेल क्षेत्र गुजरात, एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो आप देखेंगे एक से अधिक यहाँ पे विकल्प सही दिख रहा है, क्योंकि हुगरीजान तेल क्षेत्र ये असम में है, ये तो सही है। ठीक है, लुनेच तेल क्षेत्र ये गुजरात में है, ये भी सही है। कलोल जो आपका देखेंगे तो ये भी गुजरात में ही है, तो ये भी सही कथन है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, स्थानों और वहाँ स्थित उद्योगों के बीच निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला विकल्प सही दिख रहा है ना, हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ है? भोपाल में स्थित है, ये सही है।
वहीं बात करें हम पेट्रोकेमिकल्स के बारे में, तो ये कथन भी आई थिंक सही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बोईगांव में है ना, ये भी कथन सही है। वहीं बात करें स्टील इस्पात के बारे में, तो ये विशाखापट्टनम में है, ये भी सही है, अर्थात विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पूछा है अटल सुरंग की लंबाई कितनी है ना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखेंगे TRE 1 TRE 2 में भी पूछा, TRE 3 में भी पूछा है। अटल सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है ना। विकल्प नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रख सकते हैं, इसकी ऊंचाई 3060 मीटर है, इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो, ठीक है। याद रखिएगा कि ये 26 मई 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अटल सुरंग की आधारशिला रखी थी। इस सुरंग का पूर्व नाम रोहतांग सुरंग था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस सुरंग का निर्माण किसने किया, किनके द्वारा किया गया, किस संगठन के द्वारा, तो BRO के द्वारा किया गया है, अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि अटल टनल हिमालय को पीर पंजाल श्रृंखला में अवस्थित रोहतांग दर्रा से ये गुजरती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल पूछा है निम्नलिखित में से सतत विकास की विशेषता कौन सी है। सतत विकास की बताना है कौन सी विशेषता है। इस तरह का सवाल हम प्रैक्टिस सेट में कितना बार आप लोगों को करवा चुके हैं, ठीक है। तो पहला क्या दे रखा है, प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता एवं उसके साथ अनुकूलन, गलत है, पूर्ण निर्भरता की बात हम यहाँ नहीं करते। आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच संतुलन, ये हो सकता है। आर्थिक विकास हेतु अन्वेषणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। अब बताइए इसमें से कौन सा सही होना चाहिए, ये तो खैर सही नहीं होना है, बी और सी में बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बात हुआ है यहाँ पे आर्थिक विकास हेतु अन्वेषणीय संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं। देखिए यहाँ पे बात हो रहा है अन्वेषणीय संसाधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं, ये तो कथन गलत है ना। यहाँ पे सतत विकास में बात करते हैं कि नवीकरणीय संसाधनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अन्वेषणीय संसाधनों पर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रतिबंध लगाना होता है, ठीक है। तो ये कथन इसमें गलत दिख रहा है। सही आंसर है इसका विकल्प बी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच में क्या करना है, हम लोग को बैलेंस करके चलना है। विकल्प नंबर यहाँ देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ होता है। ये डेटा 2023 के अनुसार पूछा है आपसे। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि डेटा 2023 के अनुसार है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होता है, ठीक है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इसका आंसर ना आप चीन लग कर लीजिए, ठीक है, इसका चीन आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि आर्थिक थिंक टैंक GTI के अनुसार बात करें यहाँ पे तो वित्त वर्ष 2023-24 में चीन से देखेंगे, चीन के साथ 18.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापारी साझेदार बनकर उभरा है, जो कि अमेरिका से थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा ही आगे है, ठीक है। तो यहाँ पे चीन सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होना चाहिए। अगला सवाल पूछा है, कोयला क्षेत्र और उनकी स्थिति वाले राज्य के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही है। तालचेर उड़ीसा, विश्रामपुर मध्य प्रदेश, सिंगरौली छत्तीसगढ़, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो तालचेर ये तो उड़ीसा में है, पहला कथन बिल्कुल सही दिख रहा है। वहीं बात करें विश्रामपुर के बारे में, ठीक है, तो विश्रामपुर आप देखेंगे तो कहाँ है, ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। विश्रामपुर कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ना कि मध्य प्रदेश में। वहीं बात करें सिंगरौली, सिंगरौली कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पे पहला तो याद रखना है कि विश्रामपुर आप बात करें यहाँ पे विश्रामपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, जबकि मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, यानी कि ये उल्टा पलटा मैच किया हुआ है। सिंगरौली है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और वहीं बात करें विश्रामपुर के बारे में तो ये कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो सिर्फ यहाँ पे पहला युग्म सही मैच है, बाकी गलत है। अगला सवाल है, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो ये सुंदरवन के डेल्टा में देखने को मिलता है, ठीक है, सुंदरी वृक्ष सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा यहाँ पे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले सुंदरी नामक पादप से किया गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है, ठीक है। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और सुंदरवन को 1984 ईस्वी में नेशनल पार्क घोषित किया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का ये सबसे बड़ा नदी डेल्टा भी है, ठीक है। इस डेल्टा का लगभग देखेंगे तो 60% भाग बांग्लादेश में है और शेष भाग मतलब कि 40% भाग भारत में स्थित है, ठीक है।
चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल पूछा है राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा क्रम सही है। ठीक है, राज्य हो या फिर केंद्र शासित प्रदेश हो, है ना, उनकी साक्षरता दरों के घटते क्रम में बताना है कि कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे कि इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक साक्षरता दर देखने को मिलता है। इसके बाद फिर लक्षद्वीप होगा, फिर मिजोरम और फिर गोवा। तो ऐसा विकल्प आप देखेंगे तो विकल्प नंबर ए में सही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे केरल में कितना परसेंट है। केरल में साक्षरता दर आप देखेंगे तो 2011 के अनुसार 93 या 92% कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 93 या 94%, लगभग 94% कर लीजिए आप, क्योंकि 93.91% लिखा हुआ रहता है, तो 94% हम लेके चल रहे हैं। वहीं बात करें मिजोरम में कितना है, मिजोरम में है 91%। ठीक है, इस बार लक्षद्वीप में बात करें, ठीक है, ये हम लोग लक्षद्वीप में बात कर लें यहाँ पे, तो लक्षद्वीप में आप देखेंगे तो 91% या फिर 92% आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपका बच रहा है एक गोवा। तो गोवा का आप देखेंगे तो गोवा में 88% साक्षरता दर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो 94, 92, 91 और 88, तो ये क्रम सही दिख रहा है, ए विकल्प वाला। चलिए आगे है, भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, ये तो आसान सा सवाल है, सभी को पता होगा कि भारत में शीशे का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान शीशे जस्ते का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी याद रखिएगा। विकल्प नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है पालघाट। पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है ये बताना है। तो याद रखिएगा पालघाट दर्रा केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ता है। विकल्प नंबर आप देखेंगे तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है, याद रखिएगा। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण में ही स्थित है पालघाट। ठीक है, मुख्य रूप से यहाँ पे देखेंगे दक्षिण में चार नहीं, तीन कह सकते हैं, 3 घाट देखने को मिलते हैं। एक तो है आपका थाल घाट, एक है आपका भोर घाट और एक है आपका पाल घाट। ठीक है, तो ताल घाट जो देखेंगे तो ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है, नासिक और मुंबई को जोड़ता है। जबकि भोर घाट आप देखेंगे तो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। जबकि पाल घाट आप देखेंगे तो ये कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ता है। ठीक है, मतलब कि केरल और तमिलनाडु को कह सकते हैं राज्यों के हिसाब से, तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। अगर जगह का जगह पूछे, स्थान का नाम पूछ ले तो कोयम्बटूर और कोचीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। एक आखिरी सवाल, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात करें तो ये NH-44 है। विकल्प नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। इस हाईवे का पुराना नाम क्या था, NH-7 था। इसका पुराना नाम है NH-7, इसका नया नाम है NH-44। ठीक है, ये राजमार्ग भारत के उत्तर में श्रीनगर और जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये जाता है। और इस राजमार्ग की कुल लंबाई के बारे में बात करें तो 3745 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये रहा आपका 40 प्रश्नों का एनालिसिस। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।